Good morning, all of you. Good afternoon, all of you. Welcome to CGS कोचिंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का हमारा सेशन है पॉलिटिकल साइंस का स्पेशल डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का जो वैकेंसी आई है 2022 के लिए, उसके लिए हमारे ऑनलाइन बैचेस शुरू होने वाले हैं। तो उसी के अंडर में ये आपकी सीरीज है जो आपके लिए लेकर आए हैं हम लोग। तो सेशन को एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग जल्दी से जल्दी, और सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे क्लास के साथ। बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास है ये। इंट्रोडक्शन के साथ हम इसको शुरुआत करेंगे और इसके बाद कल भी रहेगी ये क्लास 3:30 बजे। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर देंगे क्लास को। और अगर ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उन पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अभी हम इंट्रोडक्टरी क्लास डिस्कस करेंगे। आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप साथ ही साथ पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये हमारा है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। देखिए, जो सिलेबस हम क्लास में लेके चलेंगे, हाँ मैं बता देता हूं आपको। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सिलेबस हमें डिटेल में नहीं पता है, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं पीजीटी के एग्जाम में। तो सिलेबस से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो, ये जो क्लास चल रही है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां पर लिंक दी हुई है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट सिलेबस, तो आप उसको देख सकते हैं। उसी सिलेबस को हम फॉलो करने वाले हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो दिल्ली का बोर्ड एग्जाम करा रहा हो, या यूपी का बोर्ड करा रहा हो, या केंद्रीय विद्यालय का, या आर्मी पब्लिक स्कूल का, कोई सा भी बोर्ड पीजीटी का एग्जाम करा रहा हो, आपका ये सिलेबस कॉमन है जिसको हम फॉलो करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि हम स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देना हो तो क्या ये सफिशियंट है? बिल्कुल सफिशियंट है। ठीक है, तो हमारे सेशन का मैं बता देता हूं आपको। जो हमारा प्रोसेस होने वाला है वो ये है। सबसे पहले हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद उस टॉपिक पर आधारित एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में आपका एग्जाम है। और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस टॉपिक से, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारी आगे की क्लासेस का प्रोसेस होने वाला है। अब बात ये आती है कि टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये कब डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो भी टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो उस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ पिछले सालों में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के जो भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं वो भी हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तब आपका वो टॉपिक कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, और जो लेक्चर है वो बाइलिंगुअल होगा। जो लेक्चर है वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि दोनों मीडियम में होगा, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं तो हिंदी मीडियम वाले परेशान हो जाएं, या हिंदी में लिख रहा हूं तो इंग्लिश मीडियम वाले परेशान हो जाएं। दोनों मीडियम के बच्चे हमारे बैच में रहते हैं और बाइलिंगुअल क्लासेस रहती हैं। और जो मटेरियल आपको दिया जाता है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में, जिसे आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी आपको हिंदी में अलग दिया जाएगा, इंग्लिश में अलग दिया जाएगा। ठीक है, एक और बात कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको आपको नोट करना है अच्छे से। प्लस नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले प्रीवियस क्लास को अच्छे से रिवाइज करके आना है। ठीक है, तो ये कुछ प्री रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी है। ठीक है,
तो हम डिस्कस करते हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। ये मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट जो क्लास है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस की वो देखी होगी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में। उस समय भी मैंने आपको बताया था कि पूरे सिलेबस में जो टफेस्ट यूनिट है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, जिस तरीके से वो मैसेज करते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं फोन करके, तो उनके अकॉर्डिंग जो सबसे टफेस्ट यूनिट है आपके सिलेबस की वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। ठीक है, तो हमारा बैच वहीं से स्टार्ट होता है। आज मैं भी आपको उन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा यहां पे। तो देखिए, पहली जो यूनिट है आपकी, मतलब सिलेबस की पहली नहीं है, सिलेबस में तो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजीज, राजनीतिक सिद्धांत और विचारधाराएं, वो आपकी पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर और तीसरी यूनिट है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, जो इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन क्लास में हम शुरुआत करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। बिल्कुल ध्यान से एक एक चीजें समझना है और साथ ही साथ अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके अभी पूछना है, फिर तो लाइव क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आपके कोई डाउट्स आपके पास रह गए तो आपके डाउट आपके पास नहीं रहने चाहिए, मुझ तक आने चाहिए। ठीक है, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, इसमें बहुत सारे हैं जो सिलेबस में मेंशन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम एंशिएंट या ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर। एंशिएंट या ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर, प्राचीन या ग्रीक राजनीतिक विचारक। इसमें ध्यान रखना है आपको, 3 पर्सन शामिल हैं। पहले हैं आपके सोक्रेटिस, सोक्रेटिस यानी कि सुकरात। ठीक है जी, और दूसरे इसमें शामिल हैं एंशिएंट थिंकर में, वो है आपके प्लेटो। और तीसरे जो एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर में शामिल हैं वो है एरिस्टोटल, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अरस्तु। ठीक है बच्चों, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की 2 कैटेगरी हैं, 3 कैटेगरी हैं बेसिकली। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की 3 कैटेगरी हैं। पहली है एंशिएंट, एंशिएंट, दूसरी है मिडाइवल और तीसरी है मॉडर्न। यानी कि एंशिएंट थिंकर, मिडाइवल थिंकर और मॉडर्न थिंकर, 3 कैटेगरी हैं। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, जब आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बेस पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बेस पढ़ेंगे। यहां पे आपको शायद एरिस्टोटल दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहां लिख देता हूं तीसरा वाला, प्लेटो प्लस तीसरा हो जाएगा एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। ठीक है बच्चों, कमेंट करके बता देना अगर कोई चीज विजुअल ना हो तो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, इसको भी मैं ब्रेक करके आपको बताऊंगा अभी, बस बने रहिए साथ आप। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले को हम कहते हैं एंशिएंट थिंकर, जिनका डेवलपमेंट, जिनका विकास एंशिएंट टाइम पर हुआ, ग्रीक टाइम पर हुआ। ठीक है, और दूसरे हैं मिडाइवल थिंकर, जिनका विकास मध्यकालीन समय में हुआ। तीसरा है आपका मॉडर्न थिंकर, जिन्हें हम आज के युग के विचारक कहते हैं, आधुनिक थिंकर कहते हैं। तो एंशिएंट थिंकर में आपके 3 आएंगे, सोक्रेटिस यानी कि सुकरात, दूसरे प्लेटो और तीसरे अरस्तु, एरिस्टोटल।
तो यही मैंने अभी आपको बताया कि एंशियंट या ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर में हम तीन लोगों को पढ़ेंगे। मिडाइवल थिंकर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, समझिए मेरी बात। मिडाइवल थिंकर जो मिडाइवल एज है, मध्यकालीन जो समय था यूरोप का, उस समय किसी भी विचारधारा का विकास नहीं हुआ, किसी भी आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई भी आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसको हम इसीलिए इसीलिए मिडाइवल पीरियड को हम डार्क एज कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्क एज, यानी कि अंधकार भरा समय, जहां पर किसी भी विचारधारा का विकास नहीं हुआ। नमीसा कुमारी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। समझिए बच्चों, ध्यान से समझना है और प्लीज रिक्वेस्ट है ये कमेंट करके जरूर बताना है अगर कोई भी डाउट होता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई डाउट रह गया फिर इस क्लास का, लाइव क्लास का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को तीन कैटेगरी में हम बांटते हैं, एंशियंट टाइम, मेडिएवल टाइम और मॉडर्न टाइम। तो एंशियंट टाइम के थिंकर हैं हमारे सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, यानी कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। और मिडिएवल एज में, जो मध्यकालीन समय था, उस समय कोई भी विचारधारा का विकास नहीं हुआ, इसलिए उसको डार्क एज कहते हैं। ठीक है। डार्क एज मतलब अंधकार भरा समय, कोई भी विकास नहीं हुआ। अब बात आती है मॉडर्न थिंकर। तो मॉडर्न थिंकर में तो सभी आ जाएंगे, मैकियावेली आ जाएंगे, जेएस मिल आ जाएंगे, जेरेमी बेंथम आ जाएंगे, कार्ल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। नितेश सक्सेना, गुड गुड आफ्टरनून। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये मैंने बच्चों बता दिया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में ये तीन चीजें पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है, क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर एंशियंट एंशियंट थिंकर को ग्रीक थिंकर क्यों कहते हैं? ग्रीक थिंकर क्यों कहते हैं? एंशियंट पॉलिटिकल थिंकर को ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर क्यों कहते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना, ग्रीस ही वो समय था, ग्रीस ही वो जगह थी, ग्रीस ही वो जगह थी जहां पर सबसे पहली बार सोचना शुरू किया गया कि राजनीति क्या होती है, सरकार क्या होती है, न्याय क्या होता है, समानता क्या होती है। तो इस तरह के विचारों का जो पनपना शुरू हुआ, जो स्टार्टिंग शुरू हुई, वो ग्रीस टाइम से हुई, ग्रीस जगह से हुई। एंशियंट टाइम में ग्रीस जगह से हुई। एक जगह है ग्रीस, प्लेस, उस जगह के लोगों ने इन विचारों के बारे में सोचना शुरू किया कि सरकार कैसी होती है, न्याय क्या होता है, समानता क्या होती है। तो उसी बिहाफ पर हम एंशियंट पॉलिटिकल थिंकर को ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं। समझ आई मेरी बात? इसीलिए एंशियंट पॉलिटिकल थिंकर को ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं। पूछा गया प्रश्न है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है आपका। चलिए ये सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया। अब बात आती है, यहां पे मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की बात कर रहा हूं कि इनको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर क्यों कहते हैं। क्योंकि देखिए, आप ये मैथमेटिक्स में इस तरीके से डायरेक्शन बनाते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो देखिए, हमारे देश के वेस्ट साइड से, हमारा जो देश है वर्ल्ड मैप पर, जो भारत देश है उसके वेस्ट साइड से जो विचारधारा पनप के आई, उसे हम वेस्टर्न कल्चर कहेंगे, वेस्टर्न आइडियोलॉजी कहेंगे। तो ये जो विचार है ना, ये जो थिंकर हैं, ये वेस्ट साइड से बिलोंग करते हैं। कौन सी दिशा से? वेस्ट साइड से बिलोंग करते हैं, इसलिए इन्हें वेस्टर्न थिंकर हम कहते हैं। इंडिया में हम वेस्टर्न थिंकर इन्हें कहते हैं क्योंकि ये इस साइड से बिलोंग करते हैं वर्ल्ड मैप पर। इधर भारत है और इस साइड से बिलोंग करते हैं, तो इसे जो है वेस्टर्न थिंकर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक एक चीज समझते रहिए ध्यान से।
अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, आज के टाइम पर जैसे कि हम देखते हैं इंडिया है, इटली है, फ्रांस है, जापान है, चाइना है, उस तरीके के ना ग्रीस के टाइम पर इस तरह के कोई देश नहीं हुआ करते थे। क्या समझे? जैसे आज के टाइम पर, मॉडर्न टाइम पर, निमिषा कुमारी, यस सर, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, आज के टाइम पर हम देखते हैं कि इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, देश हैं। मॉडर्न टाइम में देश हैं, नेशंस हैं। लेकिन ग्रीस के समय, उस प्राचीन काल में ग्रीस के टाइम पर देश नहीं हुआ करते थे। तो क्या हुआ करते थे सर? उस समय हुआ करते थे जी सिटी स्टेट। सिटी स्टेट, सिटी स्टेट। अब ये शब्द कहां से लिया गया है, ये प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो सिटी स्टेट एक ग्रीक वर्ड है, समझिए, ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम कहते हैं पोलिस। पोलिस कहते हैं, POLIS। ध्यान रखना बच्चों, पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाता है। एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द है पोलिस, POLIS। तो पोलिस का मीनिंग होता है, पोलिस का अर्थ होता है, पोलिस का अर्थ होता है मीनिंग सिटी स्टेट। सिटी स्टेट हिंदी में इसको कहते हैं नगर राज्य, नगर राज्य। तो उस समय कोई देश नहीं हुआ करते थे, उस समय होते थे सिटी स्टेट। अब कैसे सिटी स्टेट होते थे? छोटे छोटे, ऐसे देखिए, इस जगह पे एक सिटी स्टेट, इस जगह पे एक सिटी स्टेट, इस जगह पे एक सिटी स्टेट, इस जगह पर एक सिटी स्टेट, इस जगह पे एक सिटी स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके के, जी दीपिका जी क्या करें, एंशियंट, मिडेवल एंड मॉडर्न का टाइम पीरियड मेंशन कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। जिस तरीके से, जैसे कि जो एरिस्टोटल हैं, एरिस्टोटल, उनका टाइम पीरियड, उनका जो वर्क का टाइम पीरियड है, वो जैसे ही खत्म होता है तो मैकियावली आ जाते हैं, और मैकियावली के साथ शुरू हो जाता है मॉडर्न। समझ रहे हैं? तो वो हम सारा पूरा प्रोसेस में, सीरीज में हम देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से जो थिंकर के थॉट हम पढ़ेंगे, उनका टाइम पीरियड जैसे ही फिनिश होता जाएगा, आगे का टाइम पीरियड आता जाएगा। ठीक है, अभी हमें आइडियोलॉजीज पढ़नी है, विचारधारा पढ़नी है कि लिबरलिज्म जो है, लिबरलिज्म का जो डेवलपमेंट है वो कब हुआ, रियलिज्म का कब हुआ, ठीक है, और फेमिनिज्म क्या होता है, फासिज्म क्या होता है, ये विचारधाराएं भी हम देखेंगे। ठीक है, तो विचारधाराएं और थिंकर ये एक साथ कंटिन्यूअसली चलती रही और इनका विकास हुआ, वो आगे हम देखेंगे। एक घंटे या 2 घंटे के लेक्चर में सारी चीजें समझना पॉसिबल नहीं है। ठीक है दीपिका जी, बाकी बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही क्यूरियोसिटी के साथ आप क्वेश्चंस करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना क्लास में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लास तभी इंटरेक्टिव बनेगी। ठीक है, ठीक है दीपिका जी, अभी समझिए मैं जो समझाना चाहता हूं। नगर राज्य हुआ करते थे उस समय, आज के टाइम की तरह देश नहीं हुआ करते थे, और वो छोटे छोटे हुआ करते थे। एक सिटी स्टेट में रहने वाले लोगों को दूसरी सिटी स्टेट में जो लोग रह रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं हुआ करता था। समझ रहे हैं? उनसे कोई मतलब नहीं हुआ करता था, वो अपने काम में मस्त थे। जो भी वो छोटा मोटा काम करते, अपना पेट चलाने, पेट पालने के लिए, अपनी जो लाइफ है उसको सरवाइव करने के लिए वो लोग करते रहते, एक दूसरे से उन्हें कोई मतलब नहीं था। हां, लेकिन कोई एक दूसरे की तरफ जाता तो लड़ाई झगड़ा भी बहुत हो जाता था। तो इस तरीके से हम कहेंगे तो कि उस समय कोई कानून नहीं था, कानून यानी कि लॉ नहीं था, जैसे आज के टाइम पर लॉ होता है, और कानून को मानकर हम लोग गलत काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि डर रहता है कि अगर हमने कानून का उल्लंघन किया तो हमें सजा दे दी जाएगी। उस समय कोई कानून नहीं हुआ करता था, कानून नहीं होने की वजह से आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। तो इस तरीके से हम कहते हैं उस टाइम पीरियड को एक तरह से जंगल राज कहा जाता था। जंगल राज, जंगल में जो
जानवर हैं वो रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अपने काम से मतलब होता है, तो उस तरह का कल्चर देखने को मिलता था। और उस समय सिटी स्टेट हुआ करते थे, नगर राज्य हुआ करते थे, जो कि बहुत छोटे छोटे होते थे। कैसे होते थे? छोटे छोटे। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर हुई। सिटी स्टेट पे प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। और सिटी स्टेट कहां से लिया गया है? पुलिस शब्द से लिया गया है, और पुलिस एक ग्रीक वर्ड है। यह भी प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, और हम आगे प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक खत्म होने के बाद, तो और आपको क्लियरिटी आएगी कि कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा साथ ही साथ बताता जाऊं आपको। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली सिटी स्टेट की। अब बात करते हैं, देखिए जो थिंकिंग है, सोच, ध्यान से समझिए मेरी बात। जो थिंकिंग है, बहुत बड़ा वर्ड है ये थिंकिंग। थिंकिंग यानी कि विचार, यानी कि सोच। अगर इसके रियल मायने में देखा जाए तो थिंकिंग बहुत बड़ा वर्ड है। अब थिंकिंग क्या है? देखिए, ये टाइम के साथ ना बदल जाती है। इसकी खास बात क्या है कि हमारी सोच, आपकी सोच, वो समय के साथ ना बदल जाती है। ठीक है, तो थिंकिंग की अगर हम बात करेंगे तो उससे रिलेटेड दो चीजें होती हैं। क्या? थिंकिंग ऑफ एन एज, और दूसरी है थिंकिंग ऑफ एन स्पेस। स्पेस यानी कि समय। एज मतलब समय और स्पेस मतलब जगह। अगर कोई सोच है, अगर कोई सोच है, कोई थिंकिंग है, तो उसका संबंध किसी टाइम पीरियड से रहा होगा और किसी स्पेशल जगह से रहा होगा। ये दो चीजें होंगी। अगर हम किसी सोच के बारे में बात करते हैं, किसी विचार के बारे में बात करते हैं, तो दो चीजें हमारे दिमाग में आएंगी कि भैया ये जो सोच है, ये जो विचार है, ये कौन से टाइम का है, प्लस ये जो विचार व्यक्ति के अंदर जन्मा, इस थॉट ने व्यक्ति के अंदर वर्थ लिया, तो वो जगह कौन सी थी। दो ही चीज हमारे दिमाग में आएंगी, कौन से समय की ये सोच है और कौन से जगह पर ये उत्पन्न हुई सोच। ठीक है, तो ये जो है थिंकिंग, ऐसी ही थिंकिंग जो है ग्रीस में जन्म ली। ग्रीस में हुई, और यहां के दो राज्य हुआ करते थे। यहां के दो राज्य हुआ करते थे। एथेंस एक राज्य एथेंस था, और दूसरा था स्पार्टा। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, स्पार्टा। ये ग्रीस के थे। ठीक है, ग्रीस के ये दो राज्य हुआ करते थे उस समय। मैं देखिए थोड़ा सा वेस बना रहा हूं आपका, जिससे आप कभी भूलो नहीं। ध्यान दीजिए, ग्रीस जगह पर दो राज्य हुआ करते थे। एक राज्य को एथेंस कहते हैं और दूसरे राज्य को कहते हैं स्पार्टा। ठीक है, अब समझिए चीजें। इसके बाद दो राज्य हमें पता लग गए, एथेंस और स्पार्टा। इनके ऊपर मूवी भी बनी है, इनके ऊपर मूवी भी बनी है, शायद 300 है। आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको पता चलेंगी वहां पे। ठीक है, तो उस समय दो राज्य हुआ करते थे जिनकी चर्चा है। एथेंस, पहला एथेंस, दूसरा स्पार्टा। ठीक है, अब खास बात देखिए, एथेंस का और स्पार्टा का क्या हुआ? वार हुआ, यानी कि युद्ध हुआ। एथेंस और स्पार्टा का युद्ध हुआ, वार हुआ। अब क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया इस युद्ध का? रिजल्ट क्या आया युद्ध इसका कि एथेंस जो है,
एथेंस जो है हार गया, इस युद्ध में एथेंस हार गया, यानी कि डिफीटेड हो गया। एथेंस क्या हुआ? हार गया। ठीक है, एथेंस डिफीटेड, एथेंस हार गया। और विनर कौन बना? विनर कौन बना? स्पार्टा। स्पार्टा विनर बना। अब इनकी खासियत आप देखेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे कि एथेंस फिर भी हार गया। देखिए, एथेंस बड़ा राज्य था, एथेंस जो है बड़ा राज्य था, जबकि स्पार्टा छोटा राज्य था, छोटा राज्य था। फिर भी जो है, ध्यान रखिए, इस युद्ध को, ये जो युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, इस युद्ध को कहते हैं पीपी वॉर। पीपी वॉर, पेलोपोनेशियन वॉर, पीपी वॉर कहते हैं इसको शॉर्ट में। तो इसमें एथेंस हार गया, एथेंस हार गया, जबकि एथेंस बहुत बड़ा राज्य था, स्पार्टा छोटा था। अब एथेंस के रहने वाले थे कौन? प्लेटो। एथेंस के रहने वाले थे कौन? प्लेटो। और सुकरात, सोक्रेटिस, सोक्रेटिस उनके ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। जी, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट, बताइए मुझे। चलिए, तो हम एथेंस और स्पार्टा की बात कर रहे हैं, अब हम एथेंस पे आ जाते हैं। ठीक है, एथेंस का रहने वाला था प्लेटो। अब जब एथेंस हार गया, जब एथेंस हार गया, स्पार्टा जो है जीत गया, तो सोक्रेटिस, सोक्रेटिस की तो डेथ हो गई, डेथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन पर आरोप लगा दिए थे, इन पर आरोप लगा दिए थे, जिससे इनके सामने दो कंडीशन थी। देखिए, मैं बताता हूं, एक छोटी सी स्टोरी है, चीजें समझ आ जाएंगी आपको। हाँ, दीपिका जी कह रहे हैं नो सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए समझिए। अच्छा, एक सीरीज भी याद रखिए आप, ये चीज मैं बताता हूं आपको, एक सीरीज याद रखनी है आपको। जो सोक्रेटिस हैं, सोक्रेटिस यानी कि सुकरात, इनके जो शिष्य थे वो कौन थे? प्लेटो। प्लेटो। और प्लेटो के जो शिष्य हैं वो कौन थे? एरिस्टोटल। ये सवाल भी पूछा जाता है, अरस्तु। सुकरात और सुकरात के जो शिष्य थे वो थे प्लेटो स्टूडेंट, और प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। ठीक है बच्चों, ध्यान रहिएगा। अब सुकरात जो है, सोक्रेटिस, ये एथेंस के रहने वाले थे, प्लेटो भी एथेंस के रहने वाले थे। ध्यान रखना, अभी हम सुकरात की बात कर रहे हैं। अब जब एथेंस हार गया, स्पार्टा जीत गया, तो सुकरात के मन में, सुकरात के मन में एक बात आई कि एथेंस में ऐसी क्या कमी थी कि एथेंस सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी स्पार्टा से हार गया। वो इस चीज का पता लगाने के लिए निकल पड़े। क्या हुआ? वो इस चीज का पता लगाने के लिए निकल पड़े और उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मुझे एथेंस को दोबारा से खड़ा करना है। एथेंस ने जो अपनी इज्जत खो दी है स्पार्टा से हारने के बाद, वो ग्लोरी, वो इज्जत एथेंस की मुझे वापस लानी है। ठीक है, तो इसके लिए जो है, इसके लिए वो
जगह जगह जाकर, पैदल जाकर लोगों से बात करने लगे और जानने लगे कि एथेंस राज्य में आखिर कमी क्या है। तब व्हाट्सएप, फेसबुक और ये सोशल मीडिया तो नहीं था मैसेज एक जगह से दूसरी जगह देने के लिए। तब अगर किसी व्यक्ति को अपनी बात दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचानी होती थी तो खुद चलकर वहां जाना पड़ता था। तो क्या किया सोक्रेटिस ने, क्या किया सोक्रेटिस यानी कि सुकरात, इन्होंने क्या किया, ये पैदल जाकर लोगों से बात करते, लोगों से बात करते बात करते और इन्होंने क्या पाया, और इन्होंने रिजल्ट में क्या पाया, जब कई लोगों से बात की तो इन्होंने रिजल्ट में क्या पाया कि जो लोग हैं एथेंस राज्य में रहते हैं उन्हें रियल वाला ज्ञान है ही नहीं। वो तो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, भौतिकवादी जो चीजें हैं उनके पीछे भाग रहे हैं, उनके मन में लालच भरा हुआ है। इसका मतलब वो करप्शन बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है एथेंस में। सोक्रेटिस ने क्या पाया कि एथेंस में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार ज्यादा है और जो लोग हैं वो भौतिकवादी चीजों के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, चीजों के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। मटेरियलिस्टिक चीजें यानी कि घर, पैसा, ये सारी चीजें, खाना पीना, इन सारी चीजों के पीछे बहुत भाग रहे हैं और वो उनकी सोच, उनकी जो थिंकिंग है वो हो गई है करप्ट, वो हो गए हैं भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार एथेंस में इतना भर गया है कि उनकी जड़ तक चला गया है भ्रष्टाचार। अब लेकिन सुकरात ने यह प्रण कर लिया था, यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि एथेंस ने जो अपनी ग्लोरी, अपनी इज्जत खो दी है स्पार्टा राज्य से हारने के बाद, वो मुझे वापस लानी है और एथेंस को मुझे दोबारा से खड़ा करना है। अब ये ऐसे तो होने वाला नहीं है। जिन व्यक्तियों के अंदर कूट कूट कर भ्रष्टाचार भर गया है उनके अंदर से भ्रष्टाचार निकालना क्या आसान है? आसान तो नहीं है। लेकिन सोक्रेटिस ने हार नहीं मानी। सोक्रेटिस जगह जगह जाकर अपने विचार फैलाने लगे और सबसे एक एक से कहने लगे कि भैया जो आप समझ रहे हो ना, जो आप भौतिकवादी चीजों के पीछे भाग रहे हो, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भाग रहे हो, ये हकीकत नहीं है, ये तो टेम्परेरी है। कुछ समय के बाद ये अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको थोड़े समय के लिए लाभ जरूर मिलेगा, थोड़ी समय के लिए खुशी जरूर मिलेगी, हैप्पीनेस जरूर मिलेगी, लेकिन ये जो हैप्पीनेस है, ये जो खुशी है, जो मटेरियलिस्टिक चीजों में आप तलाश रहे हो, ये ज्यादा देर की नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, कुछ ही समय की है, ये खत्म हो जाएगी। तो सुकरात लोगों से कहते कि आप ट्रू नॉलेज के पीछे भागो। देखिए, सुकरात लोगों से कहते कि आप जो है ट्रू नॉलेज के पीछे भागो। तो इसी पर सुकरात ने नॉलेज का सिद्धांत दिया। ध्यान रखना, अब हमारी थ्योरी स्टार्ट हो रही है। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज प्रश्न पूछा गया है इस पे। थ्योरी ऑफ नॉलेज में सुकरात ने नॉलेज को कितने प्रकार से डिवाइड किया है? तो थ्योरी ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत। अब लोग जो समझ रहे हैं कि हमें ज्ञान है, वो रियल ज्ञान नहीं है, वो रियल नॉलेज नहीं है, ट्रू नॉलेज नहीं है, वो फेक नॉलेज है, वो डुप्लीकेट नॉलेज है जो कि टेम्परेरी है, कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी। तो सुकरात ने, ध्यान रखना ये सुकरात की थ्योरी है, सोक्रेटिस यानी कि सुकरात की ये सिद्धांत है, जिसे आगे सुकरात के मरने के बाद प्लेटो ने आगे बढ़ाया। प्लेटो ने आगे बढ़ाया इसी सिद्धांत को। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज में समझिए इसको, थ्योरी ऑफ नॉलेज में सुकरात ने नॉलेज को दो प्रकार से डिवाइड किया। एक है ट्रू नॉलेज, ट्रू नॉलेज,
यानी कि सही ज्ञान, और दूसरा है फेक नॉलेज। फेक नॉलेज यानी कि फर्जी, एकदम फर्जी वाला, फर्जी ज्ञान है ये, डुप्लीकेट, फेक। अब सुकरात जब लोगों के बीच में जाते तो उन्हें बताते कि भैया आप ट्रू नॉलेज के पीछे भागो, फेक नॉलेज के पीछे नहीं, और ट्रू नॉलेज ही परमानेंट होती है। ट्रू नॉलेज को क्या बताया इन्होंने? परमानेंट, परमानेंट, एवरलास्टिंग, जो कभी समाप्ति नहीं होगी। और फेक नॉलेज जो है टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी होती है। अब लोग पूछने लगे, जब सुकरात ने लोगों से कहा तो आप ट्रू नॉलेज के पीछे भागो, फेक नॉलेज है के पीछे मत भागो, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो फेक नॉलेज है, आप भौतिकवादी चीजों के पीछे भाग रहे हो, इससे करप्शन बढ़ रहा है। आप पैसे के पीछे भागोगे तो आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी काम करोगे, करप्शन भी करोगे, इसलिए हमारा राज्य कमजोर हो गया और देखो स्पार्टा से हार भी गया। अब ऐसा कर ही रहे थे सुकरात कि वहां पर एथेंस राज्य में प्रोफेशनल टीचर हुआ करते थे, प्रोफेशनल टीचर हुआ करते थे, जो पैसा लेकर शिक्षा देते थे, शिक्षा देते थे। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सोफिस्ट, सोफिस्ट पर्सन, जो वहां के रहने वाले थे, सोफिस्ट पर्सन। और सोफिस्ट पर्सन का काम क्या था? टीचिंग करना, बच्चों को पढ़ाना, और बदले में मोटी मोटी फीस लेना। अब आप बताइए कि सोफिस्ट लोग इतना पैसा लेकर बच्चों को पढ़ाते थे और मोटी फीस लेते थे, और ताज्जुब तो तब होगा आपको, आश्चर्य तब होगा जब पता चलेगा कि सोफिस्ट लोग अपने स्टूडेंट को पढ़ाते क्या थे। वो ये पढ़ाते थे कि हाउ टू कम इन पावर, सत्ता में कैसे आया जाए, वो जो राजा की कुर्सी है ना वो कैसे हासिल की जाए। कुर्सी हासिल करने के लिए, पावर हासिल करने के लिए, पॉलिटिक्स में आने के लिए जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य है कुर्सी लेना, हाउ टू कम इन पावर, सत्ता में कैसे आया जाए। अब आप मुझे बताइए, आप हो, मैं हूं, अगर मुझे कोई सिखाएगा कि कुर्सी कैसे हासिल की जाए, पावर में कैसा आया जाए, और उसके लिए मुझसे पैसा भी लिया जा रहा है, तो जब मैं पैसा देकर उनसे पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद सत्ता में आ जाऊंगा, पावर में आ जाऊंगा, तो पैसा ही कमाऊंगा ना मैं, करप्शन करके। तो जब इतना पैसा देकर मैं वहां तक पहुंच रहा हूं तो पैसा ही कमाऊंगा करप्शन करके। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? एथेंस में जो एजुकेशन थी वो क्या थी? एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी कि महंगी। एथेंस की जो एजुकेशन थी ना वो बहुत महंगी थी। अब सोफिस्ट पर्सन जो पैसा लेकर पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, उनकी आंखों में ना ये जो सुकरात है, सोक्रेटिस, जो फ्री में ज्ञान बांट रहा है और वो भी सत्य का ज्ञान, वो खटक रहा था, चुभ रहा था आंखों में। सोफिस्ट लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, सभी टीचर मिलकर, सोफिस्ट टीचर, कि भाई ये सुकरात जगह जगह जाकर फ्री में ज्ञान बांट रहा है, ऐसे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, हम पैसा लेकर जो लोगों को पढ़ा रहे हैं वो तो हमारी दुकानें ही बंद हो जाएंगी। तो सोफिस्ट लोगों ने क्या किया कि जिसकी सत्ता थी एथेंस में, उससे शिकायत की कि भाई सुनो राजा, ये जो सुकरात है ना, ये जनता के बीच में जा जाकर लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहा है। सोफिस्ट ने क्या कंप्लेंट की कि ये जो सुकरात है वो लोगों के बीच में जा जाकर लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहा है। तो ये बात स्वीकार कैसे कर सकता था एथेंस की सरकार? तो एथेंस की सरकार ने सुकरात को तुरंत अरेस्ट करवा लिया। क्या करवा लिया? अरेस्ट करवा लिया, अरेस्ट करवा लिया, गिरफ्तार करवा लिया। और सोक्रेटिस को, सुकरात को 2 ऑप्शन दिए गए, सुनिएगा ध्यान से, जेल में डाल दिया इनको। सुकरात को 2 ऑप्शन दिए गए कि भाई सुकरात,
आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो आप एथेंस हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ और इस राज्य में वापस मत लौटना, तो हम आपको छोड़ देंगे। और दूसरा ऑप्शन है, अगर एथेंस छोड़कर नहीं जाना चाहते तो ये जहर का प्याला दिया है हमने आपको, ये जहर का प्याला रखा हुआ है, इसको पी लो और खत्म हो जाओ। तो सुकरात ने पहला ऑप्शन न चुनकर दूसरा ऑप्शन चुना, वो था जहर का प्याला पी लिया, जहर का प्याला पी लिया। अब सवाल उठता है कि सुकरात को जब मौका मिल रहा था अपनी जिंदगी बचाने का, लेकिन सुकरात ने फिर भी जहर का प्याला क्यों पिया? भाई सुकरात ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे समाज में, सोसाइटी में, कि भाई राज्य जो है ना, जो स्टेट है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और राज्य की बात कभी नहीं टालना चाहिए। ये संदेश, ये मैसेज देना चाहते थे लोगों को, एथेंस के लोगों को, इसलिए उन्होंने जहर का प्याला पीकर खत्म हो गए। वो थ्योरी ऑफ नॉलेज तक ही सीमित रहे वो। अब सोचिए, जब सुकरात को जहर का प्याला दिया जा रहा था, सुकरात की मृत्यु हो रही थी, उसी समय एक छोटा सा बच्चा दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। एक छोटा सा बच्चा दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उस बच्चे का नाम ही है क्या? प्लेटो। तो एथेंस में जिस समय सुकरात की मृत्यु हुई, एथेंस में उस समय डेमोक्रेसी वाला शासन था, प्रजातंत्र वाला शासन था। इसलिए प्लेटो ने डेमोक्रेसी से नफरत करना शुरू कर दिया। प्लेटो को डेमोक्रेसी से नफरत हो गई। तो सवाल पूछा जाता है कि प्लेटो को डेमोक्रेसी से नफरत क्यों थी? आंसर है क्योंकि उनके गुरु सुकरात को उसी डेमोक्रेसी वाली सरकार ने जहर का प्याला देकर मार दिया। इसलिए तब से प्लेटो डेमोक्रेसी से नफरत करने लगे। ठीक है, क्लियर हुआ? थ्योरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान बांटते बांटते के सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसी में वो चले गए। ठीक है, लेकिन सुकरात ने यहां पर कहा, लोगों ने पूछा ना उनसे कि ट्रू नॉलेज क्या होती है, तो सुकरात ने कहा जो आइडिया है ना, यानी कि विचार, ये ट्रू नॉलेज है, ये ट्रू नॉलेज है। आइडिया और विचार जो है ये ट्रू नॉलेज है, बाकी सब फॉल्स है। एग्जाम्पल देता हूं आपको। देखिए, जो बिस्किट बनाया जाता है ना, बिस्किट किसी सांचे के अंदर बनाया जाता होगा। एक सांचा होता है, उसमें बिस्किट का मटेरियल डाला जाता है और फिर वो बिस्किट बनता है। अरे वो छोड़िए, होली के टाइम पर फेस्टिवल में हम गुजिया बनाते हैं, गुजिया। तो गुजिया बनाने का एक सांचा होता है, एक फ्रेम होता है, उसके अंदर गुजिया वाला मटेरियल भरा जाता है और फिर वो सांचे को ऐसे दबाया जाता है और उसमें से क्या निकलती है? फिर गुजिया बनकर। तो गुजिया तो बन गई और गुजिया को खा भी लिया आपने और गुजिया खत्म भी हो गई, लेकिन वो सांचा वो परमानेंट है। क्यों? क्योंकि वो आइडिया है, उस आइडिया के ब्याह पर ही तो गुजिया बन के तैयार हो रही है। तो सुकरात ने यही कहा कि जो आइडिया होता है ना, विचार, वो परमानेंट होता है, वो एवरलास्टिंग होता है, उसका कभी अंत नहीं होता। लेकिन बाकी सारी चीजें जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, भौतिकवादी चीजें हैं, मोह माया वाली चीजें हैं, वो परमानेंट नहीं होती, वो टेम्परेरी होती हैं, वो खत्म हो जाती है। इनके पीछे मत भागो, आइडिया के पीछे भागो, और ये एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल देगा, मतलब एथेंस को दोबारा से खड़ा कर देगा, ये कहना चाहते थे वो। ठीक है जी, क्लियर हुआ? यहां तक एक बार मुझे सभी बच्चे बता देंगे, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। जी बिल्कुल, पूछिए, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। यहां तक कोई भी प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। जी मैं वेट कर रहा हूं, कोई बच्चा अगर कमेंट के माध्यम से कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकता है।
चलिए अब हम बात करते हैं प्लेटो की। ठीक है, प्लेटो की हम बात करेंगे डिटेल में। प्लेटो प्लेटो ये एथेंस का रहने वाला था, ध्यान रखिए, एथेंस राज्य का रहने वाला था। ठीक है, एथेंस राज्य का रहने वाला था और इनका जो जन्म है, अच्छा दीपिका जी क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बस ऐसे ही ध्यान से पढ़ते रहिए। पीजीटी इस बार क्लियर करना है सभी बच्चों को। ठीक है, जो जन्म है प्लेटो का वो 428 बीसी में हुआ। जो जन्म है प्लेटो का वो 428 बीसी में हुआ और जो डेथ है, मृत्यु, वो 348 बीसी। जो डेथ है, प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी, 348 बीसी में जो है डेथ हुई है। बायोलॉजी लवर, ओके सर, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। जी सो, हाँ ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, हालांकि ये होमवर्क आपको करना है, आपको ये फैक्चुअल चीजें ध्यान रखनी है। आपका ऑनलाइन बैच लेना है, सोनिया तनवर। सोनिया जी देखिए स्क्रीन पर नंबर दिए हैं 9711414783, ठीक है, और 72900, ये दोनों नंबर दिए हैं। 72900 पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, पूरी डिटेल ले सकते हैं। ऑनलाइन बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है सोनिया जी, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दी हुई है। क्लास के बाद तुरंत कॉल कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये कुछ प्लेटो के बारे में बेसिक डिटेल्स हैं। प्लेटो ने एक एकेडमी की स्थापना की, ये सवाल भी पूछा गया है। एकेडमी, प्लेटो ने एकेडमी की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम भी भैया एकेडमी ही था, जिसका नाम भी एकेडमी था। यहां कह सकते हैं आप, यहां दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे आप, मैं क्लियर बताता हूं आपको। प्लेटो ने बड़े होकर एक संस्था की स्थापना की, ये सही रहेगा, संस्था यानी कि इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट की स्थापना की जिसमें प्लेटो बच्चों को पढ़ाते थे। पॉलिटिकल आप ही कंप्लीट कराओगे ना जी? पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, मैं ही कंप्लीट कराऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां ध्यान से सुनिए आप, जो नंबर दिए हैं ना उन पे कॉल कर लीजिए और ज्यादा डिटेल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप कॉल करके ज्यादा जानकारी मिलेगी आपको, ठीक है। प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ। जन्म कब हुआ? 428 बीसी में, मृत्यु 348 बीसी में। प्लेटो ने एक संस्था की स्थापना की जिसमें वो बच्चों को पढ़ाते थे, उसका नाम था एकेडमी। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है बच्चों। एकेडमी नाम की संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी? प्लेटो के द्वारा स्थापित की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए, हम हैं, आप हैं, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपके दिमाग पर, आप पर किसी न किसी का प्रभाव जरूर होता है, आप किसी न किसी को रोल मॉडल जरूर मानते हो। तो ऐसे ही सवाल पूछा जाता है कि प्लेटो के ऊपर प्रभाव किन किन लोगों का पड़ा था। तो प्लेटो के ऊपर प्रभाव, इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव, प्लेटो के ऊपर प्रभाव किन किन व्यक्तियों का पड़ा था? तो पहला तो उनके गुरु ही थे सोक्रेटिस, ठीक है बच्चों, सुकरात। पहले तो उनके गुरु ही थे सुकरात, सुकरात ने प्लेटो को बहुत अधिक प्रभावित किया और उन्हें मोटिवेट किया आगे काम करने के लिए। सुकरात के अलावा जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे पाइथागोरस। पाइथागोरस ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, आपने 10th क्लास में इनकी पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय भी पढ़ी होगी, है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, सवाल पूछा जाता है कि प्लेटो निम्न में से किससे प्रभावित थे? तो सुकरात, पाइथागोरस और हरक्लेटिस भी हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
और क्वेश्चन बनता है आपका, देखिए ये प्लेटो जस्ट हमने शुरू किया है, इनकी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। शुरुआत में मैं आपको जो है कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं जो प्रश्न के तौर पर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्लेटो की फेमस किताब बताएंगे आप? प्लेटो की फेमस किताबें, प्लेटो की फेमस किताबें अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। रिपब्लिक, लॉज और स्टेट्समैन, ठीक है, द रिपब्लिक, द लॉज और स्टेट्समैन, 2-3 ये फेमस किताबें हैं। फेमस वर्क कहेंगे प्लेटो का या बुक ऑफ प्लेटो, इन पर प्रश्न पूछा ही जाता है। प्लेटो की फेमस किताबें द रिपब्लिक और द लॉज और स्टेट्समैन, ठीक है जी, बिल्कुल तनवर जी, वेरी गुड दीपिका जी, रिपब्लिक बहुत फेमस किताब है। उसी प्रकार से एरिस्टोटल की फेमस किताब है, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब एरिस्टोटल पढ़ेंगे, लेकिन सवाल उस पर बहुत पूछा जाता है। एरिस्टोटल की फेमस किताब है पॉलिटिक्स, और पॉलिटी का और पॉलिटिकल साइंस का जो शुरुआत मानी जाती है ना, वो द पॉलिटिक्स किताब से मानी जाती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, सारी चीजें कवर करवाऊंगा मैं आपको। अब देखिए बात आती है प्लेटो, प्लेटो को पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर कहा जाता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी कि राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन फादर कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सोचते बहुत ज्यादा थे। आज क्या है आज के टाइम पर उनसे कोई मतलब नहीं है इन्हें, आगे क्या हो सकता है और क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में बहुत सोचते थे। मतलब एक वर्ड आता है ना, ख्याली पुलाव पकाना, माइंड में ख्याली पुलाव, सोचना बहुत है, तो ये सोचते बहुत ज्यादा थे। कोई भी चीज इन्हें दिखी, अरे नहीं ये बहुत अच्छी हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो ध्यान रखना, पॉलिटिकल साइंस में दो प्रकार के स्कूल हमें देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल साइंस में दो प्रकार के स्कूल हमें देखने को मिलते हैं। एक को हम कहते हैं स्कूल ऑफ आइडियलिज्म, एक होता है स्कूल ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म, और दूसरा होता है स्कूल ऑफ रियलिज्म, दूसरा होता है स्कूल ऑफ रियलिज्म, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल विचारवादी, विचारवादी, और ये क्या है, यथार्थवादी। इस स्कूल में वो लोग आते हैं जो आइडिया पर ज्यादा बात करते हैं, विचारों पर ज्यादा बात करते हैं। व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, उस पर ज्यादा बात करते हैं आगे की। और इस स्कूल में वो लोग आते हैं जो रियलिटी पर बात करते हैं। रियलिटी यानी कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है भैया उसको देखो, आगे का किसने देखा है। तो ध्यान रखना, स्कूल ऑफ आइडियलिज्म में विचारवादी जो स्कूल है उसमें प्लेटो आते हैं। कौन आता है? प्लेटो। यह सवाल पूछा जाता है कि प्लेटो कौन से स्कूल या कौन सी विचारधारा से बिलोंग करते हैं, तो प्लेटो आइडियलिज्म की विचारधारा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो सोचते बहुत ज्यादा है। व्हाट इज पर फोकस न करके व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या है उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्या होना चाहिए उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं। और जो एरिस्टोटल हैं वो इसमें बिलोंग करते हैं। एरिस्टोटल ये यथार्थवादी चीजें सोचते हैं, बिल्कुल रियलिटी वाली। इसलिए पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर तो प्लेटो को कहा जाता है।
क्योंकि फिलॉसफी मतलब समझ रहे हैं ना, फिलॉसफी जहां पर एक कहावत है, जहां पर फिजिक्स का एंड होता है, जहां पर भौतिक विज्ञान खत्म होती है, फिलॉसफी काम करना वहां से शुरू करती है। तो फिलॉसफी जो है बहुत आगे की चीज है। फिलॉसफी में लोग बहुत आगे की चीजें सोच लेते हैं। ठीक है, तो प्लेटो को पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर कहा जाता है, यह सवाल पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और एरिस्टोटल को पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान का जनक एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को कहा जाता है, और पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी कि राजनीतिक दर्शन का जनक प्लेटो को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ये चीजें, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं, अभी हम प्लेटो पर ही चल रहे हैं, प्लेटो हमारा खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। हमने एंशिएंट ग्रीक थिंकर शुरू किए हैं, जिसमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु आते हैं। तो सुकरात का जीवन तो हमने देख लिया, संघर्ष भरा था, और उसके बाद प्लेटो ने उनके कुछ सिद्धांतों को, किस थ्योरीज को आगे बढ़ाया और उन पर आगे काम किया, क्योंकि प्लेटो उनके स्टूडेंट थे। ठीक है, अब प्लेटो हमने शुरू किया है, तो प्लेटो की आती हैं बहुत सारी थ्योरीज, तो प्लेटो की आती हैं बहुत सारी थ्योरीज, तो जिसमें देखिए एक तो थ्योरीज ऑफ प्लेटो, हम आगे जो क्लास में डिस्कस करेंगे वो मैं बता रहा हूं, थ्योरीज ऑफ प्लेटो। सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। प्लेटो के सिद्धांत, बहुत सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, बिल्कुल सीरियस होके और फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, कोई डाउट हो तो साथ ही साथ पूछते रहना है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ प्लेटो जो हम कवर करने वाले हैं, तो पहला तो थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत। ठीक है, ये बेसिकली सुकरात का है, सुकरात का है, और प्लेटो ने इसको आगे बढ़ाया, प्लेटो ने आगे बढ़ाया, प्लेटो ने आगे बढ़ाया। दूसरा है आपका थ्योरी ऑफ तो थ्योरी ऑफ नॉलेज में दो बातें की कि क्या होती है ट्रू नॉलेज और क्या होती है फॉल्स नॉलेज। ठीक है, यही दो बातें की। और दूसरा आता है थ्योरी ऑफ सोल, थ्योरी ऑफ सोल्स, सोल का मतलब समझते हैं आत्मा, थ्योरी ऑफ सोल्स। इसमें प्लेटो ने व्यक्तियों को तीन कैटेगरी में बांट दिया। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल, वेरी गुड, एरिस्टोटल ही है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वही मैंने आपको बताया है। थ्योरी ऑफ सोल में प्लेटो ने व्यक्तियों को तीन कैटेगरी में बांट दिया। पहला, जिनके अंदर व्यक्तियों को तीन कैटेगरी में बांट दिया, किस तरीके के व्यक्ति होंगे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पहला व्यक्ति जो रूलर होगा यानी कि शासक, दूसरा व्यक्ति होगा आपका सोल्जर यानी कि सैनिक, तीसरे टाइप के जो व्यक्ति होंगे वो ट्रेडर्स का काम करेंगे, ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी। ठीक है, रूलर के अंदर क्या होगा, रीजन होगा, रीजन। सैनिक के अंदर क्या होगा, पैशन होगा, और ट्रेडर्स के अंदर क्या होगा, डिजायर। रीजन का मतलब इसकी सोच अच्छी होगी, सोच अच्छी यानी कि लॉजिकल, लॉजिकल। और पैशन वाले के अंदर हिम्मत बहुत होगी, हिम्मत बहुत होगी। डिजायर ये लालची होगा, लालची होगा। तो थ्योरी ऑफ सोल में प्लेटो ने आत्मा को, लोगों की आत्मा को तीन कैटेगरी में बांट दिया है। एक तरह की आत्मा वो होगी जो शासक बनेगी, जो शासन करेगी राज्य पर, और जो शासन करेगी उसकी सोच बहुत अच्छी होगी, लॉजिकल होगी, ये डिफाइन कर दिया उसने।
दूसरी कैटेगरी के जो लोग होंगे वो सोल्जर कैटेगरी में जाएंगे, और सोल्जर कैटेगरी में वो लोग जाएंगे जिनके अंदर पैशन होगा, हिम्मत होगी और शरीर अच्छा होगा, तो वो क्या है, बॉर्डर पर राज्य की रक्षा करेंगे। तीसरा है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स वो व्यक्ति होंगे जो पैसे के पीछे भागेंगे, क्योंकि व्यापारी को पैसा ही होना चाहिए व्यापारी के पास। व्यापारी को अगर पैसा नहीं मिलेगा, बिजनेसमैन को पैसा नहीं मिलेगा, तो वो बिजनेस नहीं करेगा, और बिजनेस नहीं करेगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो तीसरी कैटेगरी प्लेटो ने बनाई व्यापारी वर्ग की, जिनके अंदर लालच बहुत होगा। ठीक है, तो तीन प्रकार की आत्माओं में डिवाइड किया प्लेटो ने सभी लोगों को। अब प्लेटो कहता है भैया जिसके अंदर जो क्वालिटी है ना, वो वही काम करे, किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे। अगर आपके अंदर जो है बादशाह बनने की क्वालिटी है, रीजन है आपके अंदर, सोच अच्छी है, तो आप ना व्यापारी मत बनो, आप अपने हिस्से का ही काम करो, और जो क्वालिटी आपके अंदर है उसी प्रकार का अगर आप काम करोगे तो बहुत अच्छा काम कर ले जाओगे। इसलिए एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना है। आपके नेचुरल ट्रेट के आधार पर, जो आपका जन्म से आपकी विशेषता है, जो जन्म से आपके अंदर क्वालिटी डेवलप हुई है, उसी के बिहाफ पर आप आगे काम करो। हम डिटेल में पढ़ेंगे ये थ्योरी। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। अगली थ्योरी हम पढ़ेंगे इसकी, अगली थ्योरी हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी ऑफ सोल हो गई। तीसरी थ्योरी हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ नॉलेज, सॉरी थ्योरी ऑफ एजुकेशन। थ्योरी ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत। अब शिक्षा के सिद्धांत में प्लेटो ने यह बताया है कि हम लोगों को अपने राज्य में शिक्षा कैसे देंगे। सबसे पहले तो हम शिक्षा फ्री देंगे, ठीक है, और अगर किसी के अंदर शासक बनने की क्वालिटी है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था अलग होगी। किसी के अंदर सोल्जर बनने की क्वालिटी है तो उसकी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, फिटनेस पर, उसकी ट्रेनिंग अलग कराएंगे। जो व्यापारी बनने लायक है उसे व्यापारी बनने की ट्रेनिंग अलग कराएंगे। तो ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन हम डिटेल में देखेंगे। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है। कल फिर 3:30 बजे क्लास है, बच्चे लाइव आना बिल्कुल मत भूलिए। थ्योरी हम डिटेल में देखेंगे। चौथी जो है हमारी वो है थ्योरी ऑफ जस्टिस। जस्टिस यानी कि न्याय का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत। इसमें प्लेटो बताते हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। प्लेटो इसमें बताते हैं कि प्लेटो के अनुसार जो है न्याय क्या है। तो प्लेटो ने एक ही लाइन में कहा है, भैया आपके अंदर जो क्वालिटी है इन तीनों में से आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से अगर काम करोगे तो वही हमारे लिए न्याय है, वही हमारे लिए जस्टिस है। ठीक है, डिटेल में देखेंगे इसको। लास्ट आएगी हमारी पांचवी आएगी थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, फिलोसोफर किंग यानी कि दार्शनिक राजा का सिद्धांत। दार्शनिक राजा का सिद्धांत। इसमें प्लेटो बताएगा कि जो राज्य का राजा बनेगा वो फिलोसोफर किंग ही बनेगा और कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। अब फिलोसोफर किंग क्यों बनेगा, दार्शनिक राजा क्यों बनेगा, कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होगी, इनकी हम बात करेंगे। तो प्लेटो ने कहा है कि राज्य का शासक वही होगा जिसे फिलॉसफी का ज्ञान होगा, जिसे दर्शन शास्त्र का ज्ञान होगा, और वो 35 साल की एजुकेशन पूरी कर चुका होगा। तो ये हम कल की क्लास में इसको डिटेल में देखेंगे। तो कल लाइव आना मत भूलिए। ये प्लेटो की थ्योरीज हैं सभी, जहां से प्रश्न पूछा जाता है बच्चों। बिल्कुल कंसंट्रेशन होके ये सारी चीजें करनी है। और मैं बता देता हूं, क्लास को एक बार शेयर कर देना अभी आप, जिससे जो बच्चे आज लाइव कनेक्ट नहीं हो पाए हैं वो इस क्लास को देख लें, जिससे कल क्लास में आने से पहले आज की क्लास को अच्छे से देखकर आएंगे तो कल की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, शेयर जरूर कर देंगे। और
क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताएंगे। कल ठीक 3:30 बजे हम कंटिन्यू रखेंगे, प्लेटो की थ्योरीज डिस्कस करेंगे डिटेल में और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एक बार सभी बच्चे बता देंगे क्लास कैसी रही, सारी चीजें समझ में आई। कल प्लेटो हम कंप्लीट कर लेंगे, कल की क्लास में हम प्लेटो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, थ्योरी, वर्क, अप्रोच, सिद्धांत सब एक ही कॉन्सेप्ट है। प्लेटो क्या सोचते थे और प्लेटो का क्या तरीका था इन चीजों को लेकर, वही है सब इसमें, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए क्लास कैसी रही, समझ में आई सारी चीजें। कल हम प्लेटो की सारी थ्योरीज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं ऑनलाइन बैच मेरा लेने के लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का, स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, एक बार तुरंत अभी क्लास खत्म होने के बाद कॉल कर लीजिए आप, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है सारी डिटेल, वहां से भी आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। हाँ नित्य, ठीक है ठीक है। कोर्स करने के लिए आप जो है नंबर पर कॉल कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है उस पर, ठीक है। डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए, ये दोनों नंबर पे किसी पे भी डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी जानकारी कन्वे कर दी जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल 3:30 बजे। सभी बच्चे जो आज हैं वो तो होने ही चाहिए, प्लस और नए बच्चे होने चाहिए, इसके लिए आपको सेशन को शेयर फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।